हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रीट 2025 27 28 फरवरी यानी को जो दोस्तों प्राइमरी जूनियर को एग्ज़ाम है दोस्तों, प्राइमरी जूनियर का ख़ास तौर पर दोस्तों जूनियर की मैं बात करूँगा। तो दोस्तों उसके प्रीवियस ईयर मैं लगातार क्लास रिवीजन या प्रैक्टिस क्लास जो भी आप समझिए करा रहा हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज ये दोस्तों हमारी सेकंड क्लास है। दोस्तों आज की क्लास में भी आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सभी ने पीछे वाली क्लास ना देखी हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर पीछे वाली क्लास जिन लोगों ने देखा होगा वो सभी जानते होंगे कि दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और जो दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों इस बात को। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। जो 1 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन है दोस्तों वो इससे पहले वाली क्लास में हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना की प्रक्रिया नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा प्रतिबिंबन, दूसरा ऑप्शन है तर्क, तीसरा ऑप्शन दोस्तों परिपक्वता, चौथा ऑप्शन है कल्पना। अब दोस्तों इसमें दोस्तों जैसे कल्पना है, कल्पना का मतलब क्या होता है? अमूर्त रूप। इसी को दोस्तों अमूर्त रूप भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो दिखाई न दे उसको कल्पना कहते हैं, या अमूर्त जो दिखाई न दे, जो प्रत्यक्ष रूप से ना उपस्थित हो फिर भी हम उसको अपने मस्तिष्क में देख पाएं वो कल्पना है दोस्तों। परिपक्वता का विशेषता मतलब होता है दोस्तों ये इसका जैसे किशोरावस्था है वयस्कावस्था है, यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब लिया जाता है। अब तर्क का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे लॉजिक है इसकी इंग्लिश, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? किसी चीज़ पे आप जैसे तथ्यात्मक तर्क दें, मतलब जो उसमें एक काम करे, मतलब जो उसके लिए वाजिब हो, ऐसे कुतर्क ना पेश करें। तो यहाँ पर तर्क हो गया। अब जैसे पहला ऑप्शन है प्रतिबिंबन, तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिबिंबन है पहला ऑप्शन। प्रतिबिंबन का मतलब होता है दोस्तों जैसे मानसिक छवि जो हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। विशेष तौर पे इसका उससे मतलब होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इसका अलग अलग भी मतलब लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हम आगे बढ़ते हैं और अपना ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ भाई तर्क भी हमारा अधिगम की प्रक्रिया में आता है। किसी चीज़ का आप लॉजिकली आंसर देंगे तो ये तो क्या कहते हैं अधिगम की प्रक्रिया में आएगा। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा तो गलत हो जाएगा। मैंने दोस्तों हर क्लास में बताया है कि जब भी नहीं पूछा जाएगा तो वहाँ कोई 3 ऑप्शन सही होंगे या एक जैसे होंगे, और जो कोई एक ऑप्शन अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो उसी को आपको ढूंढना है। भाई कल्पना भी आपकी अधिगम प्रक्रिया में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे प्रतिबिंबन है दोस्तों, प्रतिबिंबन भी आपकी अधिगम प्रक्रिया में आता है। जैसे अधिगम का मतलब क्या होता है? जैसे हम जहाँ पर रहते हैं जो भी चीज़ सीखते हैं, अधिगम 2 प्रकार से होता है दोस्तों, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जैसे दोस्तों क्या हुआ, जैसे आप विद्यालय में जाकर जो चीज़ सीख रहे हैं या किसी निश्चित स्थान पर जाकर सीख रहे हैं, तो यह क्या हुआ? औपचारिक अधिगम हुआ। अनौपचारिक अधिगम का क्या मतलब हुआ दोस्तों? हम जैसे घर पे हैं, दोस्तों यारों के साथ हैं, उनके साथ भी जो चीज़ सीख रहे हैं वो यह कहते हैं दोस्तों अनौपचारिक। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आंसर विशेष तौर से हो जाएगा, मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया में नहीं है दोस्तों। परिपक्वता का कोई अधिगम की प्रक्रिया से संबंध विशेष तौर पे है नहीं दोस्तों। बाकी जो दोस्तों परिपक्वता का दोस्तों बाकी जो 3 ऑप्शन है प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? अधिगम की प्रक्रिया से विशेष तौर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप सभी अपने माइंड में ये सोचते होंगे दोस्तों कि एक ऑप्शन को आंसर बताएं और आगे बढ़ें, तो दोस्तों इसमें हमारे लिए आसान है और आपके लिए उस वक्त आसान है, लेकिन पेपर में दोस्तों ये बहुत दिक्कत कर जाता है। अभी हर ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे तो यही क्वेश्चन बार बार कहीं कहीं रिपीट होते मिलते हैं, या आप मतलब हर सब जो इसका ये है जो विकल्प है दोस्तों इनके अर्थ जानते चलेंगे तो इसमें क्या होगा, एक समय होगा दोस्तों सारे लगभग अर्थ क्लियर हो जाएंगे, फिर हमें क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वभाव में व्यक्तित्व विभिन्नताएं
आधारभूत रूप से होती हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों अधिगमित, दूसरा ऑप्शन जन्मजात, तीसरा ऑप्शन अधिग्रहित, चौथा ऑप्शन दोस्तों सांस्कृतिक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया, स्वभाव। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्वभाव, ये यहाँ पर ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। स्वभाव की बात की जा रही। स्वभाव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें अनौपचारिक इच्छाएं आती हैं, अनौपचारिक। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, स्वभाव में व्यक्तित्व भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। अधिगमित, अधिगम विशेष तौर से बात की जा रही। तो अधिगम का मतलब हुआ दोस्तों सीखना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर स्वभाव की बात की जा रही। सीखना क्या मतलब हुआ दोस्तों, औपचारिक स्थिति में जाकर सीखना। अधिग्रहित का मतलब भी दोस्तों वही सेम है, मतलब सीखने से मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। सांस्कृतिक का भी मतलब होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन जन्मजात, ये दोस्तों स्वभाव से संबंधित होता है। जैसे रोना हो गया भाई, हंसना हो गया, भूख लगना हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, जन्मजात प्रक्रिया है या अस्वाभाविक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। माफ कीजिए दोस्तों, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हर व्यक्ति में पाई ही जाती हैं दोस्तों। और यहाँ पर जैसे व्यक्तित्व, मतलब दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नताएं की बात की गई है या व्यक्तित्व विभिन्नता की बात की गई है। तो जो भी दो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनमें चाहे बुद्धि हो, सोचने की क्षमता हो, चलने का तरीका हो, उनकी हाइट और लंबाई हो, सोचने का तरीका हो, जो भी भिन्नता पाई जाती है तो वही होती है दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता। फिर 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि क्लास हर स्टूडेंट्स देख पाए जिसने रीट का फॉर्म डाला है, खासकर जूनियर के स्टूडेंट्स। क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों जूनियर लगभग लगभग हर जगह से बाहर ही हो रहे हैं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे लगभग 12 लाख के करीब फॉर्म पड़े हैं दोस्तों रीट में, केवल जूनियर के दोस्तों। जबकि प्राइमरी के 3-4 लाख ही फॉर्म पड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा, ना मालूम तो जान लीजिए दोस्तों, 19 फरवरी को दोस्तों एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 19 फरवरी को। और दोस्तों 27-28 फरवरी को एग्ज़ाम है। अब ये किसका किस शिफ्ट में होगा, ये एडमिट कार्ड में ही इशू होगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक, दोस्तों यहाँ व्यवहारात्मक लक्षण है कुसमायोजन। एक होता है दोस्तों समायोजन, एक होता है कुसमायोजन। अब सीधे समझ में आ रहा है दोस्तों, कु लगा है तो निगेटिव ही अर्थ देगा। समायोजन का भाई जैसे क्या अर्थ होता है, जैसे विशेष तौर पर जो अर्थ होता है दोस्तों, जैसे इसमें अगर हम जीन पियाजे के अनुसार इसका अर्थ लें तो उन्होंने बताया दोस्तों समायोजन का अर्थ होता है कि नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। अब कुसमायोजन का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव के हिसाब से पूछा जा रहा है। जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों आक्रामकता, चिंता, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों असुरक्षा, चौथा ऑप्शन उदासीनता। अब यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों नेगेटिव, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा लग रहा है भाई, आक्रामकता सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पर ज़्यादा विशेष तौर से एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी 3 ही 4 क्वेश्चन हुए और टाइम दोस्तों काफ़ी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक, दिखाई देने वाली दैहिक मतलब शरीर, शरीर संबंधित मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रोटोटाइप, दूसरा ऑप्शन दोस्तों कार्योटाटाइप, कार्योटाइप, तीसरा ऑप्शन है फोनोटाइप, चौथा ऑप्शन दोस्तों जीनोटाइप। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया दोस्तों जैहिक यानी जो चीज़ें दिखाई देती हों, यानी शरीर से मतलब जैसे मुख्यतः शरीर ही दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों प्रोटोटाइप, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कार्योटाइप ये भी नहीं होगा दोस्तों, जीनोटाइप ये भी नहीं होगा दोस्तों। जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों, आनुवंशिकता से संबंधित होता है, जीन से संबंधित होता है। यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा दैहिक, यहाँ पर दैहिक शब्द देखिए आप सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों फिनोटाइप। अब फिनोटाइप कहते हैं किसे, इसे भी जान लेते हैं दोस्तों हम। फिनोटाइप एक दोस्तों भौतिक उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें मूर्त रूप से दिखाई देती हों और जिन्हें हम छू सकें, ये है दोस्तों भौतिक। और यही है दोस्तों फिनोटाइप, इसे ही हम फिनोटाइप भी कहते हैं कि जो चीज़ दिखाई दे और जिन्हें हम छू सकें या भौतिक उपस्थित या उपस्थित हों हमारे सामने, तो ये क्या है फिनोटाइप। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों।
20 नंबर क्वेश्चन है कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एक तरह के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों मस्तिष्क विप्लव युक्त, दूसरा ऑप्शन दोस्तों स्वामित्व अधिगम युक्त, तीसरा ऑप्शन दोस्तों समस्या समाधान युक्त, चौथा ऑप्शन दोस्तों अन्वेषण युक्त। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों? नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सीधे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे नैसर्गिकता की बात की जा रही है, से विचारों की विचार, अब यहाँ पर जैसे विचार की बात की गई दोस्तों, विचार का कहाँ पर आते हैं? हमारे मस्तिष्क में होते हैं। कि सूची एकत्रण, एकत्रण का मतलब जो मस्तिष्क में हमारी सूची बनती है, डेटा जो एकत्रित होता है, द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों हमारा कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? मस्तिष्क विप्लव युक्त। स्वामित्व अधिगम युक्त नहीं दोस्तों, समस्या समाधान युक्त नहीं। लगता है ऐसा दोस्तों हमारा समस्या समाधान युक्त आंसर होगा, लेकिन नहीं, अन्वेषण युक्त नहीं होगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई मस्तिष्क विप्लव युक्त दोस्तों। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर जैसे इस विधि को रचनात्मकता विधि क्या कहा जाता है, इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। जैसे इसका अन्य नाम क्या है भाई? विचार मंथन विधि, विचार मंथन। अब यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः मस्तिष्क से संबंधित बात होगी, और तूफान इसे नाम दिया गया क्योंकि मस्तिष्क में हमारे दोस्तों विचार बदलते रहते हैं। तो फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर कि कक्षा अधिगम मतलब ये दोस्तों औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, या औपचारिक अधिगम। मैंने बताया दोस्तों जब विद्यालय में जो चीज़ सीखेंगे हम जाकर तो वो औपचारिक अधिगम होगा, और जो दोस्तों हम जैसे घर परिवार दोस्तों यारों के साथ जो चीज़ें सीख रहे हैं ये होगा अनौपचारिक अधिगम। दोस्तों इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों कि औपचारिक अधिगम का क्या मतलब होता है, अनौपचारिक अधिगम का क्या मतलब होता है, और अधिगम का क्या मतलब होता है दोस्तों। कक्षा अधिगम में अप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब दोस्तों जो दिखाई दे, मूर्त रूप में हो, जो दिखाई दे, रूप से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। कक्षा अधिगम में अप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है प्रगत तथा परिणाम का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अंतर्वैयक्तिक समायोजन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्रशंसा तथा आलोचना, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों क्या है? आकांक्षा स्तर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या की जा रही बात भाई कि कक्षा अधिगम में अप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, मतलब कोई तीन होंगी, एक कोई नहीं होगी, तो उसे हमें बताना है। अब वो कौन सी नहीं है दोस्तों? जैसे पहला दोस्तों प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, प्रगत तथा परिणाम का ज्ञान। प्रगत का मतलब जैसे कक्षा 1 में थे, कक्षा 2 में चले गए, प्रगति हो गई। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है, रिजल्ट है दोस्तों, देख रहे हैं आप, नंबर मार्क्स दिखाई दे रहा है, तो ये तो दोस्तों दिखाई दे रहा है, तो यह प्रत्यक्ष होगा, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रशंसा तथा आलोचना, भाई प्रशंसा कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सामने वाला क्या कह रहा है, सुन पा रहे हैं उसको, तो ये भी तो कहीं 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 प्रत्यक्ष रूप से हुआ, तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आकांक्षा स्तर है दोस्तों, आकांक्षा स्तर, ये भी दोस्तों कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ये क्या है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक समायोजन, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, ये मुख्यतः दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता मतलब, तो ये हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक समायोजन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसमें जो प्रश्न पूछ रहा था मुख्य रूप से पूछ रहा था कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न पड़े वो आप बता दो सीधा। तो भैया अंतर्वैयक्तिक समायोजन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ता, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भाई प्रगत दिखाई पड़ता है सामने, प्रशंसा भी दिखाई पड़ती है, कौन करा प्रशंसा, आकांक्षा स्तर भी दिखाई पड़ता है दोस्तों कि किसका स्तर क्या है, ये भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो इसमें जो
दूसरा ऑप्शन है ये हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, वरना काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम दोस्तों न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे 4 प्रकार के मापन बताए गए हैं भाई, तो यहाँ पर इसका सबसे कम कौन सा उपयोग किया जाता है मापन में, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्रम सूचक मापनी, मतलब क्रम सूचक मतलब 1 2 3 4 जैसे क्रमिक होता है। नामिक का मतलब जैसे मापनी का मतलब आनुपातिक बता रहा हूँ मैं दोस्तों इसका आनुपातिक मापनी, फिर समान अंतराल मापनी। नामिक मापनी का मतलब जैसे किसी को नाम से दोस्तों मापा जाए, या नाम दे के किसी को पुकारा जाए, या किसी को अच्छा खराब या गधा बुरा खराब इस नाम से जैसे कहा जाता है ना भाई, किसी को कहा गया बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये तो बहुत खराब है, तो ये कहीं न कहीं नाम दिया जा रहा है, तो ये नामिक मापनी हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्रमिक हो गया। नाम देना दोस्तों ये क्या हो गया, क्रमिक वो नामिक मापनी हो गया। अनुपातिक अनुपातिक में दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मतलब जैसे मतलब जैसे मान लीजिए 8 नंबर के 4 छात्र हैं, फिर 6 नंबर के 2 छात्र हैं, तो ये कहीं न कहीं एक रेशियो बन रहा है, तो ये दोस्तों अनुपातिक हो जाएगा। समान अंतराल का भाई क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, कि एक इसमें निश्चित अंतराल पाया जाए। 8 के बाद 6 7 फिर 4 फिर 2 फिर 0 दोस्तों, तो ये समान अंतराल मापनी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर किसका सबसे कम प्रयोग किया जाता है या कम उपयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हम सभी को बताना है। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा भाई आनुपातिक मापनी। आनुपातिक मापनी का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसको जान लेते हैं और मतलब और इसके अंदर मतलब थोड़ा सा और जानते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली में आनुपातिक मापनी। तो दोस्तों विशेष तौर पर इसका ये अर्थ यही होता है, आनुपातिक मतलब जैसे अनुपात सभी आप सभी जानते होंगे भाई, अनुपात समानुपात होता है। जैसे मैथ में अगर बात करें तो ये होता है दोस्तों अनुपात का सिंबल, ये दोस्तों माफ कीजिएगा, ये होता है अनुपात का सिंबल। समानुपात का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर इसका रिलेशन क्या है बताने का मतलब, जैसे दोस्तों क्या हुआ भाई 2:1 है, ये एक अनुपात बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब यही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों हम स्टूडेंट्स मिले, मैंने बताया दोस्तों 8 के बाद 4 है, कितना अंतर है 4 है, फिर 6 के बाद 2 आ रहा, कितना अंतर है 4, तो कहीं ना कहीं एक अनुपात नजर आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे भी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। मुख्य दर्शन क्या है दोस्तों, या मुख्य विषय क्या है दोस्तों, ये सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अब ये देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य दर्शन क्या है। ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या पूछ रहा, मुख्य विषय क्या है सीधा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्य विषय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, या इसकी टैग लाइन क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की टैग लाइन क्या है। तो भाई यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिना बोझ के सीखना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यवसाय का मतलब दोस्तों जो शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित हो उसको कहते हैं बेसिक व्यवसायिक कुशलताएं। जैसे ये भी कहीं न कहीं जैसे शिक्षा का पद होता है, ये भी दोस्तों कहीं न कहीं व्यवसाय में भी कुशलता में भी आ सकता है। भाई आपने पढ़ाने की स्किल अपने सीख ली है, तो व्यवसायिक कुशलता में आ गई। तो अब थोड़ा सा मैं इसके आंसर की बात करूँगा, तो यहाँ तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। दोस्तों इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है भाई, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये तो टैग लाइन है, और बाकी भैया कुछ इसमें है नहीं दोस्तों, बाकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलता हूँ दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस बार लेकिन दोस्तों आपको मैं एक क्लास में और बता चुका हूँ कि एनईपी 2020 से दोस्तों, एनईपी 2020 से मैक्सिमम दोस्तों 5 क्वेश्चन और मिनिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आप सभी बात नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन और मिनिमम 3 क्वेश्चन से तो कम नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों
इससे पहले जो सिलेबस था वो RT 2009, NCF 2005 यहीं तक था, मतलब सीमित, एक आध दो और टॉपिक थे। लेकिन इस बार एक नया टॉपिक जुड़ा है, NEP 2020, और इसको वर्तमान सरकार ने ही लागू किया है। और वहाँ पर राजस्थान में वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उन्हीं की सरकार है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इस पे उनका विशेष जोर होगा, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही 100%। और दोस्तों इससे कम क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप लोग NEP 2020 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, थ्योरी की, दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन की नहीं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान। तीसरा ऑप्शन, माफ कीजिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। चौथा ऑप्शन दोस्तों अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। दोस्तों अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी RT 2009 पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये बताएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भाई। और जो दोस्तों दिव्यांग बालक होंगे दोस्तों, दिव्यांग बालक, इनके लिए दोस्तों 6 से 18 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान भी है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी बात की गई है दोस्तों RT 2009 में, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, ये नहीं कहा गया दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे का कार्य दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। ये दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान है दोस्तों, ये दोस्तों नया मतलब माफ कीजिएगा दोस्तों टॉपिक ही पूरा आपके दिया गया है सिलेबस में, क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का जो विशेष तौर से मतलब होता है दोस्तों, वो होता है समस्या से संबंध होता है। किससे? समस्या से। या तो समस्या को जानना होता है या दूर करना होता है। मीन्स जो क्रियात्मक अनुसंधान का मेन मकसद होता है या मुख्य अर्थ होता है, समस्या से होता है दोस्तों। तो किसने योगदान नहीं दिया है हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कर्ट लेविन या कूट लेविन भी कहा जाता है दोस्तों। BR बकिंघम है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्टेफन M कोवे। चौथा ऑप्शन है स्टेफन M कोरे। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसको तो याद ही करने वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या मतलब समझाने वाला कोई विशेष है नहीं दोस्तों। किसने योगदान नहीं दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्टेफन M कोवे ने। फिर दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है क्या, बौद्धिक अयोग्यता। प्रतिस्थापित का मतलब किस और शब्द से जोड़ा गया दोस्तों। प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ, जैसे स्थापित का मतलब हुआ दूसरी जगह रख दिया गया, प्रतिस्थापित का मतलब इस जगह से उठाकर उस जगह, ये मतलब ऐसे हम आम भाषा में अर्थ बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दूसरे सब मतलब अर्थ लिया जा रहा है, लेकिन मुख्य अर्थ वही निकलता है दोस्तों। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, किस शब्द के साथ जोड़ा गया है दोस्तों। बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक विमंदित का मतलब क्या हो जाएगा, बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक कमजोरी नहीं होगा दोस्तों, बौद्धिक पिछड़ापन भी नहीं होगा, बौद्धिक प्रतिकूलता भी नहीं होगा। विमंदित का मतलब भाई कमजोर, तो भाई जाहिर सी बात है बौद्ध से संबंधित हम बौद्धिक अयोग्यता हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों डिस्कैलकुलिया, दूसरा ऑप्शन दोस्तों डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन दोस्तों डिस्ग्राफिया, चौथा ऑप्शन दोस्तों डिस्थीमिया। तो यहाँ पर दोस्तों से डिस्कैलकुलिया जो होता है, डिस्कैलकुलिया ये गणित से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों, गणित से होता है। डिसलेक्सिया भाई पढ़ने से होता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है दोस्तों, अक्षमता से। दोस्तों जो अधिगम अक्षमता होती है, जैसे लिखने में किसी को दिक्कत है तो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाएगा।
गणित में किसी को दिक्कत हो डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। पढ़ने में किसी से संबंधित समस्या है तो क्या कहा जाए, डिसलेक्सिया। डिस्थीमिया किसे कहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों तनाव संबंधी विकार होता है। क्या होता है? तनाव संबंधी विकार होता है डिस्थीमिया। जैसे दोस्तों डिस्प्रेक्सिया है, गति कौशल विकार है भाई। जैसे एडीएचडी है दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। एडीएचडी क्या है दोस्तों? ये भी पूछा गया है उसमें, और पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ध्यान केंद्रित से संबंधित है, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ध्यान ना कर पाना। स्वालीनता आर्टिज्म है दोस्तों, अपने में खोए रहना, ये दोस्तों स्वालीनता आर्टिज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष रूप का मैंने बताया दोस्तों कई बार अर्थ, कि प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें दिखाई दे, सीधा इसका एक ही अर्थ होता है, जो हमें दिखाई दे। तो नहीं है भाई, पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। दूसरा ऑप्शन दोस्तों खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। तीसरा ऑप्शन दोस्तों भिन्न शिक्षण विधियां, मतलब अलग अलग शिक्षण विधियां। चौथा ऑप्शन दोस्तों विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बात की गई है दोस्तों, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो भाई पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण ये भी संबंधित है, नहीं पूछा गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। भिन्न शिक्षण विधियां तो बहुत जरूरी है दोस्तों इनके लिए दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, नहीं पूछा गया है। विशेष गतिविधियों के लिए, अब विशेष आवश्यकता है तो विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण नहीं है पूछा गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा दूसरा, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। यहाँ पर विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतियों का मतलब गतिविधियों का विकास ये संबंधित नहीं है दोस्तों। विशेष आवश्यकता में कौन से बालक आते हैं? जो दोस्तों पढ़ने में अक्षमता, मतलब सीखने में दोस्तों असमर्थ होते हैं, या जिनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ा सा वीक होती है, इन्हें दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बालकों में रखा गया। भाई आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? विशेष आवश्यकता मतलब विशेष मतलब जो अन्य सामान्य बालकों से अलग है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चीज समझ पाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित। वंचित का मतलब दोस्तों जो ना उस योजना में जो सुविधा ना पाते हों दोस्तों, उनसे अलग हों, बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों अपराधी बालक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विशिष्ट बालक, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, और चौथा ऑप्शन है पिछड़े बालक। तो भाई वंचित बालक हैं तो इनको कहाँ पर वर्गीकृत किया जाएगा? जैसे अपराधी बालक हैं तो ये तो भाई होंगे नहीं। वंचित में मतलब क्या हुआ? जो सुविधाओं से वंचित है, नहीं पा रहे हैं। तो आपराधिक तो मतलब हुआ कि उसे सुविधा मिल रही है, मतलब उसने कोई क्राइम कर दिया है। विशिष्ट बालक भी नहीं होगा दोस्तों, पिछड़े बालक भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त होगा जो दोस्तों, ये दोस्तों न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों में आएगा। क्या होगा दोस्तों? हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक हो जाएगा। अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अनुकूल का मतलब दोस्तों आप सीधा जान लीजिए पॉजिटिव अर्थ होता है, प्रतिकूल का निगेटिव अर्थ होता है। और इसका जैसे और भाषा में समझे अर्थ या और क्लियर में जाने तो अनुकूल का मतलब होता है ढलना किसी वातावरण के अनुसार वातावरण में, और प्रतिकूल का मतलब होता है न ढल पाना। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो सुविधा से वंचित है भाई, नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति बालक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? मतलब चिंतन में चिंतन। पहला ऑप्शन दोस्तों अत्यधिक चिंतन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अधिचिंतन, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों विमर्शी चिंतन, चौथा ऑप्शन दोस्तों अपसारी चिंतन। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों भाई अत्यधिक चिंतन का क्या मतलब हुआ, अधिचिंतन का क्या मतलब हुआ, विमर्शी चिंतन का कोई मतलब नहीं। अपसारी चिंतन हो जाएगा। एक होता है दोस्तों अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। यहाँ चिंतन में चिंतन हो रहा है तो अपसारी चिंतन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों
अगर अपसारी चिंतन का मतलब आप सभी थोड़ा कम समझें तो और मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एक से अधिक उत्तर। एक से अधिक उत्तर क्या हुआ दोस्तों? एक से अधिक उत्तर या एक ही समस्या के कई समाधान। एक ही समस्या के कई समाधान क्या हुआ? अपसारी चिंतन। अभिसारी अभिसारी जो होता है अभिसारी, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इसका सबसे बड़ा उत्तर है दोस्तों, कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर। अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।